नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विसल विद पंकज सिंह पर। साथियों, आज लाजवाब चैप्टर, जी हाँ, बेहतरीन चैप्टर, कुछ ऐसी चीजें जो परीक्षा के लिहाज से तो जबरदस्त है ही हर प्रकार के एग्जाम में, न केवल जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान के लिहाज से भी कुछ चीजें बहुत जरूरी होती है। साथियों, आज हम लोग जिक्र करेंगे। जैसे कभी कभी हम लोग फंस जाते हैं, जनगण मन राष्ट्रगान का हिंदी अर्थ हमारे पुराने बुढ़े बुजुर्ग जब पूछ देते हैं तो हम थोड़े से हतप्रभ रह जाते हैं, ठीक है, हक्का बक्का हो जाते हैं। गायत्री मंत्र जो बचपन से उच्चारण कर रहे हैं, है ना, जाप कर रहे हैं, लेकिन उसका हिंदी अर्थ पूछने पर हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है, मैं गारंटी बोलता हूं, गारंटी से कहता हूं कि आप लोग जितने लोग देख रहे हैं उसमें से शायद 10% लोगों को पता होगा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में क्या अंतर है। केवल वंदे मातरम और जनगण मन से नहीं मतलब है, क्यों आखिर दो चीज बनाया जाता है। दूसरी बात, उसी प्रकार से जैसे आपने हजारों बार सुना होगा राशि, है ना, तुला राशि, वृश्चिक राशि, मेष राशि, वृष राशि या नक्षत्र, जो हम 2700 नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं, है ना, दो चार तो जानते ही, हमारे गांव वाले भी जानते हैं करीब, या मृगशिरा या मघा नक्षत्र चल रहा है, स्वाति नक्षत्र, है ना, चाक और चकवा की कुल कहानी सुने होंगे आप। स्वाति नक्षत्र की बूंदों के लिए वह हजारों साल तरस सकता है केवल एक बूंद पाने के लिए, है ना। फिलहाल तो कुछ चीजें ऐसी होती है साथियों, हमको व्यवहारिक ज्ञान जरूरी उसका होना चाहिए। जैसे मान के चलिए, हो सकता हो आप आध्यात्मिक ना हो, आप धार्मिक ना हो, बिल्कुल नास्तिक हो, फिर भी आपको सामने वाले की नब्ज पकड़ने के लिए, उसकी बुराई करने के लिए कम से कम उसकी जानकारी होनी चाहिए। आपने जाकिर नाइक का नाम सुना होगा। कुछ दिन पहले, 2-3 साल पहले तक वो सनातन धर्म पर कटाक्ष करके बहुत ही जबरदस्त एक अपना ऐसा ग्रुप बनाया था विद्वानों का, ठीक है, उसके नज़र में वो महा, लेकिन वो चाहे वो क्रांतिकारी ना हो, चाहे वो आतंकवादी का सपोर्ट करने वाला हो, लेकिन विद्वान तो था बंदा। उन्हीं के मुंह पर उलट पुलट देता था, क्योंकि उसको उपनिषद का ज्ञान था, पुराण का ज्ञान था। तो जो थोड़े बहुत धर्म के नाम पर आडंबर के हिसाब से चलते हैं, उनको जानकारी कुछ नहीं, उनको लपेट देता था बकायदे। हालांकि काफी दिनों से नजरबंद है वो। तो उसी प्रकार से अगर आपको अच्छाई नहीं ढूंढना है, मान लीजिए बुराई भी करना है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज होना जरूरी है, खास करके कुछ चीजें व्यवहारिक, ठीक है। आप किसी बैंक में एम्प्लॉय हो, आप अपने स्कीम को बेचने जा रहे हो किसी क्लाइंट को, पता चला कि आपसे अच्छी स्कीम दूसरे बैंक के पास है, आपको पता ही नहीं है, तो आप फ्लॉप हो जाओगे, बिल्कुल फ्लॉप हो जाओगे। इसलिए अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए दूसरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसकी अच्छाई या बुराई, तभी आप अपने को अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। इतना मैंने भूमिका बता दिया। तो चलिए चलते, आज हम लोग कहने के लिए तो हमारा सब्जेक्ट है सौर मंडल, सोलर सिस्टम, ठीक है, लेकिन इसी बहाने हम लोग कई चीजों को देखेंगे, ठीक है। सोलर सिस्टम, सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल माने जो हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी के बहाने बहुत सी चीजें जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक नॉर्मल में हमको पता है ये हमारा सूर्य है, ठीक, और सूर्य स्थिर है, स्थिर तो कुछ नहीं है, ये भी घूम रहा है, अक्ष पर भी घूम रहा है, और ये भी घूम रहा है, किसी का चक्कर लगा रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है भी देखेंगे। पृथ्वी हमारी ये है, ठीक है, पृथ्वी चक्कर ऐसे लगा रही है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी के सुई के दिशा के विपरीत ये चक्कर लगा रही है, ठीक है। हर पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है, ठीक है। अगर इसको देखा जाए तो एक पृथ्वी चक्कर लगा रही है 12 साल में सूर्य का, और ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहे 27-28 दिन में। वो चीजें हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक। वैसे भी आजकल अगर परीक्षा में देखा जाए तो आजकल बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल से सवाल बहुत कम पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछ रहा है सौर मंडल से, ठीक है। तो इसको हमको पता है, सौर मंडल माने ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा। हमको लग रहा है कि हमारे अगल बगल 8 ग्रह हैं, है ना, सूर्य है, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। उसके बाद करोड़ों अरबों तारे हैं, एक सूर्य से, हमारे पृथ्वी से कई गुना बड़े
हमारे तारे हैं, ये भी एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है, ठीक है। तारे की ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन प्लस हीलियम गैस, ठीक है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और 2.5% में सब रहता है और गैसेस है, ठीक है। तो ये गैसों का गोला है, इसको बाद में हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य क्या चीज है, बस ये जानिए हमको क्या पढ़ना है, सोलर सिस्टम, ठीक। लेकिन अगर हमको पढ़ना है हाथ को, अगर मान के चले हमको ये फिंगर को पढ़ना है, तो उस फिंगर वाले को भी तो पढ़ेंगे। फिंगर तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, हमने पढ़ा एक बाल, तो बाल तो बहुत बड़ा हिस्सा है शरीर का, लेकिन ये सौर मंडल तो बहुत छोटा हिस्सा है इस ब्रह्मांड का, ठीक है। हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी चीज कि अभी हमको ये पता है कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। पहले क्या था, एक विद्वान थे मिस्टर टालमी, है ना। टालमी ये मिस्र के विद्वान थे, ठीक है, भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने अपनी किताबों में यह दर्शाया, क्या दर्शाया कि केंद्र में पृथ्वी है, ध्यान दीजिएगा, केंद्र में पृथ्वी है और इसके अगल बगल सूर्य चक्कर लगा रहा है। सूर्य और ग्रह उपग्रह जो भी है सब चक्कर लगा रहे हैं। कल्पना करिए क्या मान्यता रही होगी, क्या सोच रही होगी कि पृथ्वी केंद्र में है। चूंकि अगर किसी ने कह दिया कि नहीं पृथ्वी घूम रही है, तो उसको बड़ा साबित करना पड़ता था कि जम करके देखो, अगर हमारे नीचे से जमीन हट गई तब तो जान लो घूम रही है। लेकिन इतना बड़ा, इतनी बड़ी हमारी पृथ्वी और इतना बड़ा क्षेत्रफल कैसे मालूम होगा। बट ठीक है, तो कब दिया था ये बंदा, 140 ईस्वी में। सोचिए 2000 साल पहले इसने कहा, टालमी ने, मिस्र के टालमी ने कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में, हमारे सौर मंडल के केंद्र में, ब्रह्मांड नहीं, सौर मंडल के केंद्र में पृथ्वी है और उसके चारों तरफ सूर्य चक्कर लगा रहा है, ठीक है। टालमी ने टाल मटोल करते हुए कहा, मूर्खों की तरह कहा, पागलों की तरह कहा, लेकिन कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाना, जब वहां पर सारे लोग वही थे, भैंसे ही थे, तो जैसे भी बीन बजाओ, ठीक है, भैंस जैसे बीन बजाओ उसको समझ में आएगा तो नाचेगा, नहीं आएगा नहीं नाचेगा। अंधों में काना राजा, कहावत इस पे सटीक बैठता है कि अंधों में काना राजा हो गया। सारे लोग अंधे थे, किसी को कुछ नहीं पता था तो मानना पड़ा। चलो भाई ठीक है, टालमी ने यह बताया कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है और सूर्य चक्कर लगा रहा है और सब ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन 1543 ईस्वी में, सोचिए लगभग 1400 साल बाद, 1400 साल तक यह मान्यता रही टालमी ने, ठीक है। कॉपरनिकस, ठीक है, तो उसके जो टालमी की थ्योरी जो थी, टालमी की थ्योरी जो थी उसको क्या कहा जाता है, जियोसेंट्रिक थ्योरी, ठीक है। जियोसेंट्रिक थ्योरी माने भू केंद्रित सिद्धांत। भू माने भूइया, माने पृथ्वी, पृथ्वी केंद्र में है और सब अगल बगल चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कॉपरनिकस नामक विद्वान, जो ये पोलैंड का था, पोलैंड, वार्सा, ठीक है, पोलैंड का था, ठीक है। पोलैंड को आपने थोड़ा सा मैं कोरिलेट कर दे रहा हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वार, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड पर ही आक्रमण किया था, जहां से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। माने जर्मनी से बिल्कुल लगा हुआ है पोलैंड। जब जर्मनी और पोलैंड यूरोप में है, मतलब वहीं से फ्रांस और इंग्लैंड सब कुछ है, यूरोप का भाग है, ठीक है। तो पोलैंड का ये बंदा, इसने दिया हेलियोसेंट्रिक, ठीक है, हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस थ्योरी दिया, हाइपोथेसिस, ठीक है, एक ये सिद्धांत दिया, ठीक है, सूर्य, हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस थ्योरी दिया। इसमें इसने दिया सूर्य केंद्रित ऊर्जा का सिद्धांत या सूर्य केंद्रित सिद्धांत, ठीक है। माने इसने बताया पहली बार कि सूर्य बीच में है और ग्रह उपग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कैसा, बिल्कुल गोलाकार, एकदम गोलाकार चक्कर लगा रहे हैं। मतलब जो दूरी आज है, आज के डेट में, वही कल भी रहेगा, वही 1 साल बाद रहेगा, वही 10 साल बाद रहेगा, जो दूरी, जबकि ऐसी मान्यता है नहीं। तो इन्होंने ये बता दिया, ठीक है। तो कौन सा थ्योरी दिया, हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस थ्योरी, ठीक है। इन्होंने दिया जियोसेंट्रिक, जियो आपको पता होगा कि जियो प्लस ग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी माने
जियोग्राफी माने या पृथ्वी भू या पृथ्वी, ओग्राफी माने अध्ययन, माने पृथ्वी का अध्ययन जो किया जाए उसे क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया, हमारे टाल मटोल करने वाले टालमी ने दिया। कॉपरनिकस ने क्या दिया, ये हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, सूर्य है बीच में और सब ग्रह उपग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये गोलाकार में है। हाँ, तीसरे, अब ध्यान दीजिएगा, तीसरे विद्वान थे केपलर महोदय। ठीक है, केपलर, ये मिस्टर, इन्होंने क्या कहा, ये जर्मनी के थे। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, सूर्य केंद्र में तो है, ठीक है, सूर्य केंद्र में है, लेकिन यह ऐसे चक्कर पृथ्वी नहीं लगाता है, ये ऐसे लगाता है, अंडाकार लगाता है। ठीक है, अंडाकार लगाता है। किसने कहा, केपलर ने कहा कि सूर्य केंद्र में तो है, लेकिन पृथ्वी जो है कभी बहुत नजदीक आ जाती है, कभी बहुत दूर चली जाती है। ठीक है, बहुत दूर चली जाती है। आपको पता है कितनी दूर है पृथ्वी से? पृथ्वी से कितना दूर सूर्य है सबको मालूम होगा। एक कॉमन जानकारी क्या है, 15 करोड़ किलोमीटर। कल्पना करिए, 15 करोड़ किलोमीटर, कितना दिन लग जाएगा जाने में। वैसे भी सूर्य पर जाने का हाँ लाखों बार प्रयास हो चुका और सब जलकर राख हो जाते हैं। ठीक है, इतना आग है यहाँ पर कि इस नंगे भाग को आप देखते हैं तो वहाँ हालत खराब हो जाती है। इस क्रोड को कल्पना नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारा फोटोस्फीयर, जो बाहर की चीज़ अगर हम देखें, है ना, ये तो मान लीजिए मैंने बना दिया ग्रहों का ये चक्र है जो रोटेशन हो रहा है, लेकिन सूर्य की जो अगल बगल जो सबसे ज़्यादा प्रकाशमान होता है फोटोस्फीयर, उसी का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सोचिए 6,000, ये जो देखिए, ये जो सूर्य है ना, सूर्य या इसी को हम मानते हैं, इसका टेम्परेचर कितना होता है, 6,000 डिग्री सेल्सियस। कल्पना करिए, हमारे इस वातावरण का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, कभी 40 होता है, कभी 45, 50 तक जाते जाते तो लोग जलने लगते हैं। 50 डिग्री में लोग जलकर राख होने लगते हैं। और बाप रे बाप, बड़ी गर्मी पड़ रही है, 6,000 डिग्री सेल्सियस। कल्पना कर सकते हैं कितनी गर्मी, कितना, कौन सा वहां पर रॉकेट जाएगा, कौन सा वहां पर हब्बल टेलीस्कोप जाएगा, है ना, क्या जाएगा। चलिए, फिलहाल तो सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। याद करिए, आपने शायद इसकी दूरी वो हनुमान चालीसा वाली कहानी सुना होगा ना, फिल्मों में भी कई बार जिक्र हुआ है, चॉक एंड डस्टर मूवी। साथियों, मैं एक आपको राय दूंगा, कभी आपको थोड़ा सा फ्री समय मिले तो चॉक एंड डस्टर मूवी जरूर देखिएगा। उसमें भी अंत में थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाले हैं। उन्होंने कहा कि युग सहस्त्र, माने तुलसीदास जी ने कहा है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। देखिए, ध्यान दीजिएगा, युग सहस्त्र योजन पर भानु और लीलियो ताहि मधुर फल जानू। ठीक है, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। ठीक है, माने जो सिंबॉलिक, जो पुराणों में लीलियो ताहि मधुर फल, ठीक है, तो युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलियो ताहि मधुर फल जानू, यानी मधुर फल, मीठा फल जान करके निगल गए हनुमान जी। निगलने का मतलब सिंबॉलिक है, वहां पर एक प्रतीकात्मक रूप से। अगर आप कहेंगे कि अरे हनुमान जी गए, सूर्य से क्रोधित हो गए और गए, सुबह निकल गए, तो अगर ऐसा ही होता तो फिर रावण को निकल गए होते, डायरेक्ट निकल गए होते, सूर्य को निकलने की क्या जरूरत थी। एक लाफ हमारे होते, रावण चला गया होता जमीन के अंदर। बट ये सब चीजें सिंबॉलिक है। ठीक है, तो युग सहस्त्र जो योजन पर भानु, सोचिए 500 साल पहले 16वीं शताब्दी में, जिस समय विश्व में शेक्सपियर का जमाना था मतलब इंग्लिश में, वहां पर हमारे यहाँ तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास का लगभग एक ही काल था, लगभग एक ही काल। और एक युग में इन्होंने, बताइए, सोचिए 500 साल पहले ये थ्योरी दे दिया था, जो बहुत दिनों बाद अब जाकर पता चला है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की लगभग कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। तो युग माने एक युग बराबर होता है 12,000 माइल। ठीक है, माने 12,000 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए इसको हम वर्ष कर दे रहे हैं, 12,000। सहस्त्र माने 1,000। ठीक है, 1,000, और एक योजन माने होता है 8 मील। ठीक है, 8,
तो अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 9,60,000, सॉरी 9,60,00,000, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9,60,00,000 आया। और ध्यान दीजिएगा ये चूंकि मील में आ रहा है, ठीक है, ये मील है, चूंकि 8 मील है, ये मील में आ रहा है, तो 1 मील में कितना होता है? 1.6 किलोमीटर होता है। 1 मील में 1.6 किलोमीटर। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते 1.6 से, तब आएगा 15,36,00,000, है ना। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। बिल्कुल जिस प्रकार से एक दिन में कितने सेकंड होते हैं? 86,400 और 1440 मिनट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, झटके पटके में आप जब तक निकालेंगे 86,400 सेकंड होता है एक दिन में, और एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, ठीक है। और घंटे में निकालेंगे 24 घंटे, सबको पता है। तो इस प्रकार सोचिए 500 साल पहले एक कविता के माध्यम से, एक गेय पद के माध्यम से तुलसीदास ने कहा, युग सहस्त्र योजन पर भानु, भानु माने सूर्य, 15 करोड़ वर्ष, 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर सूर्य है, और लीलियो ताय मधुर फल जानू, उसको मधुर फल जान करके हनुमान जी निगल गए। कहने मतलब हमारा अध्यात्म या हमारा जो धार्मिक जो वास्तविक जो पहुंच थी वो कितनी ऊंची थी बहुत पहले। सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है, भास्कराचार्य जी ने दिया गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में, लेकिन वो आया 15वीं 16वीं शताब्दी में न्यूटन ने जब बताया कि नहीं नहीं सेब खा के गिराए। सोचिए उसके पहले न अमरूद गिरा था, न पत्ते गिरे थे, न नींबू गिरा था, न जामुन गिरा था, कुछ नहीं गिरा था, बेचारा उसी दिन सेब गिरा था। उसके पहले जब बड़े हो गए कुछ गिरा ही नहीं था, कभी गिरा ही नहीं था कोई चीज, है ना। ऊपर से कुछ गिरा नहीं, पत्ते भी नहीं गिरे थे, बेचारे कभी न्यूटन ने देखा ही नहीं। अभी पैदा हुए नहीं कि बड़े हो गए, जिस दिन बड़े हुए सेब गिर गया। क्या रे हमारी मीडिया, है ना। सब कुछ हम करते हैं, भारतवासी स्टार्ट में सब कुछ करते हैं, उसके बाद नाम दूसरे को होता है। फिलहाल तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर क्या है? सूर्य से पृथ्वी है, ठीक है। अगर यहां से जाना हुआ, आपका कभी मन भी हुआ यात्रा वात्रा करने का, तो ध्यान लगा लीजिएगा कितने जन्म आएंगे, ठीक है। एक जन्म 100 साल का, तो कितने जन्म होंगे तो आप अंदाजा लगाइएगा। चलिए हमारा भी, हम लोगों का करोड़वां जन्म होगा, और उस जन्म में कुछ नहीं बनेंगे तो हो सकता है एक आध बार फिर मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़े, ट्रांसमाइग्रेशन जो होगा वो होगा, ठीक है। चलिए तो 3 हमने नाम देखा, टालमी देखा, कोपरनिकस देखा, केपलर देखा। टालमी ने कहा केंद्र में पृथ्वी है, कोपरनिकस ने कहा केंद्र में सूर्य है लेकिन अंडाकार चक्कर लगाते पृथ्वी और ग्रह उपग्रह, और केपलर ने कहा नहीं बीच में है, सॉरी कोपरनिकस ने कहा गोलाकार लगाती है, और केपलर ने कहा नहीं अंडाकार चक्कर लगाती है, ठीक है। ये हमने देखा क्या? सूर्य को। लेकिन हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ तो रहे हैं, हम लोग एक मनुष्य का, ठीक है, मनुष्य का केवल क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रोआ का जो छेद है, रोम छिद्र है, हम उसको पढ़ रहे हैं। तो उस रोम छिद्र किसका है, इसको भी तो जानने का प्रयास करें, किसका है भैया? ये आपका है, मेरा है, पता नहीं किसका, पूरी बॉडी को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग सोलर सिस्टम कहाँ से पनपा है, ठीक है। तो हल्का सा पहले जान लेते हैं कि प्राचीन भूगोल, अभी मैंने बोला भूगोल माने ज्योग्राफी, पृथ्वी का अध्ययन। प्राचीन भूगोल का पिता या पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन भूगोल का पितामह किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज, ठीक है, इरेटोस्थनीज। हाँ, कुछ फैक्चुअल चीज देख लेते हैं, जबकि फैक्ट हाँ छोटे बड़े परीक्षाओं में आते रहते हैं। इरेटोस्थनीज, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? जियोग्राफिया, ठीक है, जियोग्राफिया। और यहीं से हाँ धीरे धीरे शब्द सब प्रचलित होते हैं, ठीक। तो इरेटोस्थनीज प्राचीन भूगोल का पितामह इरेटोस्थनीज। और आधुनिक, अगर आज के हम भूगोल देखें आधुनिक, ठीक है, तो आधुनिक भूगोल का पितामह या पिता बोलते हैं अलेक्जेंडर, ठीक है, सिकंदर का नाम था अलेक्जेंडर। हाँ, अलेक्जेंडर को क्या बोलते थे हमारे चाणक्य जी? अलेक्जेंद्र, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ठीक। ये कॉमन छोटी सी जानकारी। प्राचीन भूगोल का पिता हमारे इरेटोस्थनीज, जिन्होंने किताब लिखा जियोग्राफिया,
और आधुनिक भूगोल का पितामह या पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, इन्होंने लिखा कॉस्मॉस, ठीक है, कॉस्मॉस ब्रह्मांड, कॉस्मॉस इन्होंने बुक लिखा, उन्होंने जियोग्राफी लिखा। तो छोटी छोटी चीजें, ठीक है। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया? टालमी ने दिया। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी या हाइपोथेसिस थ्योरी किसने दिया? वो कोपर्निकस ने दिया। ठीक, ये सब चीजें नोट करते चलिएगा, हम्बोल्ट और इरेटोस्थनीज, ठीक है। अब आते हैं सोलर सिस्टम को देखते हैं, ठीक है। ये हमारा ब्रह्मांड, इसको मान लीजिए ब्रह्मांड, बहुत बड़ा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का हम लोग कितना हिस्सा जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते हैं, नथिंग। हम लोग छत पर बैठते हैं, तारों को देख लिया, तारों के कुछ हिस्से को देख लिया, कुछ हिस्से को आज देखा, कुछ हिस्से को कल देखा। थोड़ा चंद्रमा को कभी कभी देख लिया, हमको लगता है अरे बाप रे बाप कितने अरब तारे हैं, 6-7 अरब तारे हैं, 10-20 अरब तारे हैं। अरे बाप रे बाप कितनी बड़ी पृथ्वी है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है। अरे भाई हम जो देखते हैं वो बहुत छोटा पार्ट है, बहुत छोटा पार्ट। कल्पना करिए ये पूरा ब्रह्मांड, ठीक है, पूरा ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में क्या है? यह है आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा। अभी देखते हैं हम लोग, आकाश गंगा माने गैलेक्सीज, गैलेक्सीज आकाश गंगा है जो गैलेक्सीज है। अब ध्यान दीजिएगा, गैलेक्सीज माने तारों का समूह। अब देखिए ऐसे 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 ऐसे, कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसे ऐसे 100 अरब तारों का समूह है। 100 अरब क्या है? आकाश गंगा है, ठीक है। आकाश गंगा कितने हैं? 100 अरब, 100 अरब। ध्यान दीजिएगा, 100 अरब आकाश गंगा है। और 100 अरब में हमारा एक आकाश गंगा है। हमारे उस आकाश गंगा में एक बहुत छोटा सा हिस्सा सोलर सिस्टम है। अभी बता रहा हूं, कल्पना करिए 100 अरब कितना होता है? 100 करोड़ का 1 अरब होता है। 100 अरब आकाश गंगा है। और हमारी आकाश गंगा से बहुत बड़ी बड़ी आकाश गंगा है। हमसे जो सटा हुआ एंड्रोमीडा है वो हमसे बड़ा है, हमसे लगभग 2-2.5 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन बहुत बड़ा, हमसे बहुत बड़ा है। बट हमको पढ़ना हमारा वाला, ठीक है। तो इस प्रकार से ये तारा मतलब आकाश गंगा ऐसे करके हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों हैं। कितने अरब? 100 अरब। कल्पना करिए, 100 अरब को छोड़ दीजिए, हम मान लीजिए एक ये मेरा है, मेरा एक है, ठीक है, माने मेरा माने हमारा, ये हमारा न पृथ्वी है ना सोलर सिस्टम है, ना 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 ना, ये आकाश गंगा हमारी है, पूरा आकाश गंगा। एक आकाश गंगा मान के चलिए, एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे होते हैं। तो 100 अरब आकाश गंगा में कितने तारे होंगे? कल्पना कर सकते हैं। एक तारा हमारी पृथ्वी से कई गुना बड़ा होता है। सूर्य भी एक तारा है, हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। भैया बोरे कल्पना करके मर जाएंगे, कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। एक पृथ्वी इतनी बड़ी, इस पृथ्वी को उस पृथ्वी तक जाने में हमारे कई जन्म लग रहे हैं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएंगे? बहुत पैसा रहेगा तो अमेरिका, रूस, जापान, यहाँ वहाँ 10-20 देश को घूम सकते हैं। वो भी पूरे पृथ्वी को इधर से उधर चक्कर कहाँ कोई लगा पा रहा है? खाली हल्का फुल्का पूरी जिंदगी गुजर जा रही है। पृथ्वी छोटा सा हिस्सा सौरमंडल का, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। कौन? सूर्य। सूर्य से काफी बड़े बड़े तारे हैं और वो केवल एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा है। सोचिए, अभी बता रहा हूं, ये हमारा आकाश गंगा है। और हमारी आकाश गंगा, अब चूंकि सबका अलग अलग आकार है, कोई अजीब आकार का है, तारों का जैसा स्टाइल है उसी स्टाइल पर उसका आकार निर्धारित है। तो हमारी जो, ठीक है, हमारी जो आकाश गंगा है ये इस टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का। देखिए मेज है, मेज माने जैसे कोई माने भूल भुलैया वाला मेज, ठीक है, भूल भुलैया वाला सिस्टम है, ऐसे करके है। और अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जितनी देखिए 3 घूर्णन भुजा है, घूर्णन कर रही है, घूम रही है, आकाश गंगा घूम रही है। और ध्यान दीजिएगा, अच्छा हाँ, उसमें 3 ही बताया मैंने, अभी 4-5 अभी बताना बाकी है। ठीक, अभी हल्का सा मैंने ये बताया, ठीक है, क्या ये आकाश गंगा। और चलिए, अच्छा, जहाँ वो 3 थ्योरी जहाँ बताया,
चौथी पांचवी नहीं समझेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हमने किसको देखा? टालमी को देखा, ठीक है। हमने किसको देखा? कॉपरनिकस को देखा, ठीक, कॉपरनिकस को देखा। हमने किसको देखा? केपलर को देखा, ठीक है। ये 3 को देखा, ठीक। अब चौथे को देखते हैं, किसका नाम है? गैलीलियो गैलीली, ठीक है। गैलीलियो गैलीली, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। गैलीलियो ये आ गए। ये टेलीस्कोप का आविष्कार करते, ये कहाँ के थे? इटली के, ठीक है, इटली के। इटली कहाँ? वही रोम। रोम माने, याद करिए अगर आपने हॉलीवुड की फिल्म देखी होगी ग्लेडिएटर, तलवारबाज योद्धा, रोमन साम्राज्य, है ना। 2 ही साम्राज्य प्राचीन काल में हम लोग देखते हैं जहां पर मर्द होते थे, माने 8-8, 9-9 फीट के लोग होते थे। मैंने कई क्लासेस बताया, ठीक है। एक तो यूनान था जहां का सिकंदर, और सिकंदर की उस टाइप के लोग, योद्धा लोग, स्पार्टा और एथेंस वाले लोग। और एक था रोमन साम्राज्य, रोम, इटली, जूलियस सीजर, ठीक है, शेक्सपियर वाला। तो इटली में आपको पता है कैसे पीसा के झुकी हुई मीनार भी है, ठीक, वर्ल्ड का आश्चर्य है इटली में। तो वैसे भी ये द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का दोस्त था। इटली का सबसे बड़ा तानाशाह मुसोलिनी था। चलिए फिलहाल तो इसने क्या कहा? इसने कहा कि चलिए ठीक है, केपलर ने, कॉपरनिकस ने कह तो दिया कि सूर्य बीच में है, चक्कर लगा रहा है लेकिन गोला। इसने कह दिया कि नहीं, सूर्य चक्कर लगा रहा है, सूर्य बीच में है और सब चक्कर लगा रहे हैं, अंडाकार। लेकिन लिखा किसी ने नहीं, हिम्मत किसी की नहीं हुई, सबने बोल दिया। क्योंकि उसमें किसका जमाना था? चर्च का जमाना था, धार्मिक यानी क्रिश्चियंस का जमाना था, ठीक है। प्रभुत्व क्रिश्चियन वर्ग का था। उनके डर के मारे किसी ने लिखा नहीं कि इसको साबित करना पड़ेगा कि बाप रे बाप, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है। ना, अभी तो हमको लग रहा था पृथ्वी हम लोग खड़े हैं, हम जहां खड़े हैं वो एकदम स्थिर है, वो घूम नहीं रही है। लेकिन अब गैलीलियो ने हिम्मत किया, इटली ने, इसने हिम्मत किया और बता दिया कि नहीं भाई, सूर्य मध्य में है, सूर्य मध्य में है और इसके अगल बगल ये सब पृथ्वी हमारी घूम रही है, ठीक है। पृथ्वी घूम रही है, अंडाकार में घूम रही है। अंडाकार में तो ये साबित हो ही चुका था। अब बाप रे बाप, हालत खराब हो गई सबकी। चर्च वालों ने कहा इसको बुलवाया, इसने गुंडे दिखाया। चर्च ना कितने में? लगभग वही आई थिंक 1608 ईस्वी में, 16, ध्यान दीजिएगा ये वही साल है। 1608 में जहांगीर का साम्राज्य था हमारे देश में। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में उस समय मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। मैंने अभी बताया था कॉपरनिकस का 1543, है ना, 1543 में इसने थ्योरी दिया था। और 1543 से कुछ साल पहले, 17 साल पहले, 1526 में यहां पर मुगल आ चुके थे बाबर के रूप में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो तराइन का पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें जीत करके बाबर ने यहां पर साम्राज्य स्थापित किया, किसका? मुगल वंश। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा कौन? जहांगीर। तो ये जहांगीर का काल चल रहा था कहां? 1608 में। तो जहांगीर के काल में एक अंग्रेज आया था, स्टीफन हॉकिंस, है ना, हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि माई बाप, मुझे एक कोठी यहां पर व्यापार करने के लिए दे दीजिए, हमको एक छोटा सा किला बनाने का अधिकार दे दीजिए। तो जहांगीर मान भी गया था, चलो भैया बना लो, क्या दिक्कत है, व्यापार करना है, मसाला मसाला बेचना है, यही लाची मरीच बेचना है, चलो। लेकिन वहां पर जो पहले से व्यापारी बैठे हुए थे, अरबियन व्यापारी, पुर्तगाली व्यापारी, उन्होंने विरोध किया, बाकाया कि अंग्रेज है, आपको एकदम लूट लेंगे, तब उन्होंने भगा दिया। लेकिन 1615 में टॉमस रो आता है, सर टॉमस रो, और वह जहांगीर से ही रिक्वेस्ट करके वो परमिशन ले लेता है और कोठी खोलता है वहां पर व्यापार करने के लिए। लेकिन वहां तो सेना इकट्ठा करना, वहां चाले चलना, जाल बुनना और राजाओं को आपस में भिड़ाकर एक समय ऐसा आया कि हमारे ऊपर कब्जा कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। तो 1608 में गैलीलियो गैलीली ने जो थ्योरी दिया था कि नहीं नहीं, ये सूर्य बीच में है और ग्रहों किसने खोज किया? ध्यान देना, इसने ग्रहों की खोज किया, ठीक। इसने सबसे बड़ी चीज लिख दिया किताब में, किताब में मतलब अपने कॉपी में लिख दिया और उसको छपवा दिया, बुक बन गई। उस किताब में इसने लिखा कि नहीं,
ये केंद्र में है और घूम रहे हम। अब चर्च को गुस्सा आ गया, चर्च ने बुलवाया। देखिए इसने बहुत प्रयोग किया था। सबसे बड़ा प्रयोग आपने सुना होगा पेंडुलम वाला, जब इसने ऊपर छत पर देखा था झूमर, बड़े बड़े शीशे के झूमर जो थे जो नाच रहे थे आंधी में, तो उसको डाउट हुआ। फिर उसने घर पर जाकर उसको प्रयोग किया। घड़ी तो थी नहीं, पल्स के आधार पर प्रयोग किया कि दोलन है ना, एक रस्सी लेकर के लोहा को लटका के देखा, समय वही, लकड़ी को लटका कर देखा, समय वही, पन्ना छोटा सा हल्का, वो भी तब भी दोलन गति का समय वही हो रहा है चाहे जितना वजन हो रहा है। छत पर गया, यहां तक कि पीसा की झुकी हुई मीनार, इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार, वहां से भी उसने दो दो चीज अलग अलग वजन का फेंका, लेकिन देख रहा है दोनों साथ में पहुंच रहे हैं। कहने का मतलब उसने बहुत सा प्रयोग किया था, लेकिन असली प्रयोग उसका यही था क्या कि लिख दिया उसने कि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य बीच में है। चर्च ने उसको बुलवाया और कहा माफी मांगो नहीं तो फांसी दे दिया जाएगा। तो जान बचाने के लिए उसने माफी मांगा कि हाँ ठीक है, मैंने गलत कहा, मैं मान रहा हूं भाई आपका सिद्धांत सही है, पहले से जो चला आ रहा था वही सही है। लेकिन उसको नज़रबंद कर दिया गया, गैलीलियो को नज़रबंद कर दिया गया। और बाद में उसकी मौत उसी नज़रबंदी में हुई, घर में हुई। तो उसने क्या बनाया था, टेलीस्कोप बनाया था। ऐसे टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप बनाकर और अंतरिक्ष में इसने देखा। ठीक है, घर पर इसने टेलीस्कोप लगाया और अंतरिक्ष में देख करके उसने कहा ओ, और टेलीस्कोप बहुत दूर तक देखता है। ये हमारी जो बायोस्कोप थी, छोटी छोटी फिल्में दिखाती थी, हमारी जो दूरबीन थी वो थोड़ी देर तक देखती है, लेकिन टेलीस्कोप बहुत दूर तक। और देख करके वो देख लिया करी पृथ्वी तो घूम रही है, माने सूर्य तो निश्चित है और सब ग्रह घूम रहे हैं। इसने ग्रहों का भी खोज किया। ठीक है, 6 ग्रह का खोज किया, ध्यान दीजिएगा। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया, गैलीलियो ने किया। ठीक है, ग्रहों का खोज किया। पहले उसने दिखाया कि नहीं पृथ्वी है, तो पृथ्वी के और इधर इतना ये बुध और शुक्र को खोजा इसने। फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि और बृहस्पति, ये 6 ग्रहों की खोज इसने किया था। किसने, गैलीली ने। ठीक है, क्या ये पृथ्वी, ठीक। अब पृथ्वी के इधर कौन है, ये बुध, मरकरी। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, और बृहस्पति और शनि। ठीक है, 2 और है, अरुण और वरुण। तो अरुण ग्रह की खोज किसने किया था, विलियम हर्शल। ठीक है, विलियम हर्शल ने किया था। और इसकी वरुण की जॉन गैले। ठीक है, जॉन गैले या गैले, कम से कम ये इन 2 ग्रहों की खोज अलग लोगों ने किया था, लेकिन ये 6 ग्रहों की खोज किसने दिया था, गैलीलियो गैलीली ने। ग्रह कौन होते हैं, जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं वही हमारे ग्रह हैं। ठीक है, तो किसने खोजा था, गैलीलियो गैलीली ने। और दूरबीन के साथ माने टेलीस्कोप के साथ ऐसा खोजा था, जिसको सजा मिली कि माफी मांगने के लिए। और माफी मांगा इसने कि नहीं मैंने गलत कहा। उसके बाद भी घर में होम अरेस्ट कर दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। और उसी नज़रबंदी में दुख और तकलीफ में उस बेचारे की जान गई। किसकी, गैलीलियो गैलीली की। ये कहाँ के थे, इटली के थे। ठीक है, और केपलर कहाँ के थे, जर्मनी के थे ये। ठीक है, ये जर्मनी के थे, ये मिस्र के, ये पोलैंड के, ये जर्मनी के, ये इटली के। ठीक है, एक और नाम आता है 5वां, ध्यान दीजिएगा, विलियम हर्शल। अच्छा, विलियम हर्शल ने एक चीज और, चलिए बाद में बताऊंगा। इन्होंने सबसे बड़े आकाशगंगा को खोजा था। ठीक है, IC 1101 को। फिलहाल अब देखते हैं 5वां नाम, हब्बल। ठीक है, हब्बल नाम सुना होगा, ये USA के थे, अमेरिका के। और ये बिल्कुल एकदम आधुनिक वाले, मैंने 1800 बिल्कुल लास्ट में और 1900। ठीक है, ये तो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी दोनों में थे। माने आज के तीनों ने कैसा बनाया, एक हब्बल टेलीस्कोप बनाया। लेकिन ये घर से नहीं देख रहे थे, इन्होंने टेलीस्कोप बना के छोड़ दिया, अंतरिक्ष में जाओ और अध्ययन करो। अंतरिक्ष में जा करके वो अध्ययन करता है और बहुत कुछ बताता है। ठीक है, बहुत कुछ। हब्बल टेलीस्कोप ने सब कुछ बता दिया। सोचिए, हब्बल टेलीस्कोप आज भी उड़ रहा है। मतलब कि आज सारा सिस्टम, जब आप तारामंडल में जाते हो, आपने देखा होगा, तारामंडल गए हो, प्लेनेटेरियम, नकली तारामंडल, आप जब जाओगे ऐसे गोला सा रहेगा, आपको लगेगा कि छोटा में क्या दिखाएंगी। वहाँ पर 100, 150, 80 सीटें लगी रहती हैं। ठीक है, और जैसे बिड़ला प्लेनेटेरियम कलकत्ता वाला है, या आपके हर शहर में बड़े बड़े शहरों में होते हैं। आप जाएंगे तो यहाँ पर तारे दिखाएंगे और यहाँ पर एक यंत्र लगा रहेगा और यंत्र के माध्यम से
वो बार बार डिजिटल ढंग से अपना दिखाएंगे, ये तारा, वो तारा, ये तारों का समूह, ये सूर्य, ये ग्रह, ये उपग्रह, सब कुछ दिखाते हैं। तो जान के चलिए कि उसमें हब्बल जो टेलीस्कोप है, दूरबीन है, जो भी कहिए, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली बात तो देखिए, पीसा की झुकी हुई मीनार, इसी बहाने आप जान लीजिए, इटली की पीसा की झुकी हुई मीनार, जहाँ पर इनको सजा सुनाई गई थी। ठीक है, और ये झुकी हुई मीनार, शायद एक एंगल और देख लीजिए, देखिए ये देखिए पीसा, इटली, खूबसूरत, आज भी गिरती नहीं है। ठीक है, कितने सालों से खड़ा हुआ है, हजारों सालों से ये खड़ा हुआ है। ठीक है, और रही बात, देखिए गैलीलियो ये थे, गैलीलियो ने बनाया, दूरबीन बनाया। ठीक है, ये देखिए गैलीलियो ने दूरबीन बनाया। ये देखिए, अब देखिए ये घर से कैसे देखते थे, ऐसे लगा लगा के देखते थे, देख देख कर बताते थे कि नहीं क्या क्या हो रहा है। तारों को अध्ययन करते थे, सूर्य का अध्ययन करते थे, सबका। कौन? गैलीलियो। ठीक है, और रही बात, देखिए ये हब्बल टेलीस्कोप। ठीक है, ये हब्बल टेलीस्कोप इन्होंने छोड़ दिया अंतरिक्ष में, जाओ और सब कुछ नक्शा भेज भेज कर, चित्र भेज भेज कर, ये सब कुछ कैप्चर करके, देखिए कितना गजब की चीज़ है। सोलर सिस्टम जो आज हम देख रहे हैं, ये सैकड़ों साल पहले हब्बल ने, अमेरिका कहते हैं, अमेरिका वैसे भी है ना, दिमाग का मजबूत होता है। तो वैसे ब्रेन ड्रेन होता है, नाम सुना होगा, ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन ज़्यादातर हमारे यहाँ से खींच लेता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी दम है, सारा श्रेय हम अकेले नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। 5 लोगों का नाम आपको याद रखना है ऑलरेडी। तो गैलीलियो ने, अरे क्या नाम है, हब्बल ने पूरे टेलीस्कोप, जो दूरबीन, जो अंतरिक्ष में पूरा छोड़ दिया, उसके माध्यम से सारा सिस्टम ये सच साबित बता दिया कि नहीं, ये सब सही है। ठीक है, जितना कुछ कहा जा रहा है। ठीक, तो 5 कौन कौन हो गए? टालमी हो गए, कोपरनिकस हो गए, केपलर हो गए, गैलीलियो हो गए और हब्बल हो गए। ठीक, इसमें गैलीलियो की दुख भरी कहानी भी थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5 ये विद्वानों वाला हाल। ठीक, अब आते हैं पहले पर, हम लोग जहाँ चल रहे थे, ये हमारी आकाशगंगा। इतना आकाशगंगा, 100 अरब आकाशगंगा में एक हमारी आकाशगंगा है। इसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, है ना, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मान के चलिए हमारी ये आकाशगंगा है। ठीक है, ये है ना, ये ऐसे इस टाइप का स्पाइरल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पाइरल माने सर्पिलाकार। अब इसको हम लोग बड़ा बना के भी देखते हैं। स्पाइरल माने सर्पिलाकार, कई आकार का होता है, लेकिन सर्प के आकार का है ये। ठीक, सर्पिलाकार। ये हमारी नाम क्या है इसका? मंदाकिनी। ठीक, या तो मंदाकिनी बोलते हैं या फिर मिल्की वे बोलते हैं, यद्यपि अंतर है ये मिल्की वे, लेकिन आपको नॉर्मल जानकारी के लिए मिल्की वे ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। मिल्की वे, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? दुग्ध मेखला, दूध की तरह दिखाई देता है, दुग्ध मेखला। अभी मैं इसको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, मंदाकिनी इसका नाम है, पूरे हमारे तारामंडल का नाम मंदाकिनी, लेकिन मिल्की वे और दुग्ध मेखला पृथ्वी से जो चीज हमको अपनी नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है, दूध की तरह, तारों का जो झिलमिल 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 तो सफेद सफेद दिखाई देता है, उतने भाग को हम लोग मिल्की वे बोलते हैं। वैसे किताबों में उस ढंग से लिखा रहता है कि हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे है, मंदाकिनी है या दुग्ध मेखला है। तो ध्यान दीजिएगा, इस पूरे ब्रह्मांड में, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, उस पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है, और 100 अरब में हमारी आकाशगंगा एक है जिसका नाम है मंदाकिनी। उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं, 100 अरब। ठीक है, उसको अगर देखा जाए तो 10⁻11 तारे होते हैं। ठीक, एक में सारा सिस्टम वही है। चलिए, बड़ा क्लास हो रहा है साथियों, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप ईमानदारी से पढ़ना प्रयास कर रहे हैं तो। ठीक, मैं भी चाहूँ तो इसमें 3, 4, 5 आराम से छोटी छोटी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन
कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो और एक सुर में चल रहा है तो सुर में चलना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपनी आकाशगंगा को। ठीक है, आकाशगंगा को अपने देखते हैं हम लोग, ये और ये। ठीक है, ये अब अगर देखिए ये घूर्णन है, ठीक, ये घूर्णन कर रही है, ये घूर्णन करती हुई भुजाएं हैं और किधर से किधर जा रही हैं, ये हमारी आकाशगंगा एंटी क्लॉकवाइज ये भी घूम रही है। कल्पना करिए आपका जो मॉस्किटो कॉइल है उसी आकार का है, मेज है ना, मेज माने भूल भुलैया है, इसमें इधर से किधर निकले, इधर निकले थोड़ा सा, तो आपका मॉस्किटो कॉइल की तरह है, लेकिन ये घूम की तरह पूरा ये हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ये। ठीक, अब आप कहोगे अच्छा तो हमारा सौरमंडल कहाँ है, इतना बड़ा कुल है, क्या सौरमंडल कहाँ है, बीच में नहीं। पहला चीज देखते हैं हम लोग, बीच में आपका यहाँ पर ये है, इसको मैं सफेद से बना रहा हूँ लेकिन है ये ब्लैक होल। ठीक है, इसका धुरी, जैसे मान के चलिए आप ये चक्र बना रहे हैं और आपको नचाना है, तो ऐसे करके जब तक करेंगे नहीं, ठीक है, तब तक नाचेगा कहाँ से। ठीक, ये अब मान के चलिए धुरी, अब इस पर आप नचाएंगे, जैसे कुम्हार का चाक हो गया या अभिमन्यु का चक्र हो गया, तो घूमेगा तभी तो होगा, जब कोई धुरी नहीं रहेगी तो घूमे कैसे। तो ये हमारी धुरी होगी, मान के चलिए आप, है ना, ये हमारी धुरी और यहाँ पर बीच में कोई, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ब्लैक होल। ठीक है, धुरी क्या है, ब्लैक होल। अगर हिंदी में बोले तो कृष्ण विवर। ठीक है, कृष्ण माने काला, विवर माने छेद, कृष्ण विवर। इसकी खासियत क्या होती है हम सब अलग अलग पढ़ेंगे, तारों के इतिहास में पढ़ेंगे, है ना, उत्पत्ति में, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सब पढ़ेंगे। ये ब्लैक होल क्या होता है अभी जान लीजिए अगर आपने नाम नहीं सुना है तो ब्लैक होल कृष्ण विवर, इसकी गुरुत्वाकर्षण क्षमता इतनी अधिक होती है कि यह संसार के सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है, इवन प्रकाश को भी पूरा ले लेती है, खींच लेती है। ये इस तारामंडल का, तारामंडल नहीं, आकाशगंगा का एक डस्टबिन का काम करती है। जितने पुराने तारा होंगे या प्रकाश भी होगी जो पुरानी अवस्था में आ रही है, वो सबको खींच के अंदर कर लेगा, पूरा सोख लेगा, बीच में डस्टबिन का काम करता है, फिर नई चीजें पैदा होंगी। ध्यान दीजिएगा, तीन भुजाएं, 1 2 3, इधर से भी लोगे तो 1 2 3, इधर से लोगे 1 2 3, इधर से लोगे 1 2 3, 3 भुजा है। और तीनों भुजा पर है क्या, ध्यान दीजिएगा, तीनों भुजा पर ये तारों का समूह है। ठीक है, अजीब अजीब अलग अलग आकार के तारों का कुल समूह है हर भुजा पर। अब मैं तो यहाँ 200-400 बना सकता हूँ, लेकिन इसमें अरबों खरबों तारे हैं। ठीक है, अरबों खरबों। और यहाँ पर मान के चलिए, ठीक है, मैंने बनाया, चलिए समझने के लिए खाली, अदरवाइज ये सफ़ेद सफ़ेद तारे ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक है, ये देखिए तारे, स्पाइरल बाइंडिंग आपने सुना होगा, देखा होगा। स्पाइरल माने क्या होता है, स्प्रिंग की तरह। स्प्रिंग अपने कॉपी जो लेते हैं आप रफ वाली, तो उस पर स्पाइरल बाइंडिंग वाली जो होती है ना, तो स्पाइरल आकार का, स्पाइरल माने सर्पिल आकार का हमारी मंदाकिनी है, हमारी आकाशगंगा है, जिसका नाम क्या है, मिल्की वे। अब कहेंगे अच्छा अच्छा अच्छा, बीच में तो हो गया ये, अब इधर तारों का समूह है, लेकिन तारे सबका स्टाइल अलग अलग है। ये जो सबसे बाहर जो घूर्णन करती हुई रेखा है, 3 रेखा है घूर्णन कर रही है। ठीक है, अभी मैं इसको अगर फिगर में दिखाऊं तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से घूर्णन कर रही है। इसमें तो इस ढंग से दिखाया हुआ है, लेकिन अपने आप घूम रही है, सब कुछ घूम रहा है, उसी में सूर्य भी है, उसी में तारे भी हैं, उसी में पृथ्वी भी है, सब घूम रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखिए, ये देखिए और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक, यद्यपि कई इसमें बन चुके हैं, लेकिन फिर भी अब देखिए दुग्ध मेखला दूध की तरह दिख रहा है, बिल्कुल सफेद सफेद। अब यह है क्या, सफेद सफेद तारों का गुच्छा। अब देखिए यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए अलग अलग आकार, यहाँ पर अलग आकार, कहीं लंबा, कहीं चौड़ा, कहीं भेड़ का आकार, कहीं गधे का आकार, कहीं बिच्छी का आकार, कहीं किसी चीज का आकार का, सब अलग अलग अरबों तारे हैं, कितने 100 अरब तारे हैं। अब कहेंगे सर इसमें सूर्य कहाँ है, इसमें पृथ्वी का है, अभी बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा यहाँ पर।
और जी हाँ, कभी कभी चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा, उसका नाम मंदाकिनी है, मेखला है, मिल्की वे है। यहां पर दूसरी जो भुजा है, ये देखिए, तारे जो है 3 प्रकार के होते हैं तारे, ये बिल्कुल एकदम न्यू है, ठीक है। माने अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तो डिस्टर्ब कर ही रहा है। क्या बात है। चलिए अब आप समझिए, खाली उसको बताने के लिए है, समझाने के लिए। तो जो सबसे ऊपर जो तारों का ये जो भुजा है, घुड़न घुड़न करती हुई इधर घूम रही है, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ घूम रहा है इसमें, जितनी चीजें सब घूम रही है, किधर, घड़ी की दिशा के विपरीत। तो पहले पे ये जितने तारे हैं इसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रा स्टार्स, ठीक है, इम्ब्रा स्टार्स, ठीक। माने इम्ब्रा माने होता है भ्रूण, तो भ्रूण माने बिल्कुल अभी तारों का जन्म हुआ है, छोटे बच्चे, अभी तारे, नए जो तारे तो बिल्कुल हैं वो पहली भुजा पर है। इधर से भी 3 ले, चाहे इधर पर, अब इधर, अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे तारे होते जा रहे हैं और ऐसे 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 करते 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 अब ये पुराने होते जाएंगे, ठीक। तो सेकंड वाला जो है, ये सेकंड वाला बिल्कुल यंग है, ठीक है, यंग है, ये यंग है, ये बच्चा है, ये यंग है। यहां पर देखिए जो मैंने लाल दर्शाया, ये बूढ़े हैं, ठीक। अगर इधर से ले रहे हो तो ये तीसरा हो गया, ये है ओल्ड, ठीक है, ओल्ड स्टार्स है, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है। माने ऐसे घूमते 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 करोड़ों साल ऐसे करते करते तारे बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं और उसके बाद इसी में समा जाते हैं, किसमें, ब्लैक होल में चले जाते हैं, सबको सोख लेता है, ठीक है। तो हमारा सूर्य कैसा है, भ्रूण की पोजीशन में अभी है, यंग है कि बुढ़ा हो चुका है, नहीं, बिल्कुल यंग है। चलिए हम यहां पर ले लेते हैं, यहां पर लेते हैं सूर्य को, ये हमारा बिल्कुल यंग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर लेते हैं दूसरी भुजा पर, दूसरी भुजा पर ये सूर्य है, ठीक। चाहे इधर ले लें, चाहे इधर ले लें, चाहे इधर, पहली भुजा पर नहीं, पहली तो इम्ब्रा स्टार्स है, अभी छोटे मोटे भ्रूण वाले तारे हैं जो पैदा हुए हैं। तारों का जन्म किससे होता है, निहारिका से, नेबुला से होता है, हम लोग देखेंगे। तो ये सूर्य है, अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरी भुजाओं पर सूर्य है। तो ये तीसरी भुजा पर नए नए सब तारे हैं, दूसरी भुजा पर यंग है, माने हमारा जो सूर्य है वो एकदम बिल्कुल जवान है, अभी यंग है बिल्कुल, ठीक है। और इधर सब कुछ चीजें हैं। अब ये तारे, ये तारे, ये तारे, ये तारे, अरबों तारे तो हैं ही, उसी में एक सूर्य भी हमारा तारा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर पृथ्वी है, ठीक है। अब इसके इधर उधर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ठीक। दूसरी भुजा पर सूर्य है। अब सोचिए इतना बड़ा हमारा आकाशगंगा, और आकाशगंगा में सौर मंडल में तो बड़ा सा बना दिया, बहुत छोटा सा हिस्सा है। सौर मंडल माने सूर्य के अगल बगल सबको चक्कर लगाने वाले को सौर मंडल बोलते हैं। माने हमारी आकाशगंगा का बहुत छोटा पार्ट है इधर, बहुत छोटा पार्ट। अच्छा हाँ, अभी दूसरा जो इधर इधर जो दूसरा मान लीजिए मैंने बना दिया, क्या, आकाशगंगा सबसे नजदीक हमारी आकाशगंगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2.2 करोड़ से 2.2 करोड़ से लगभग 4 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर होते हैं, बस, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एक आकाशगंगा से दूसरी आकाशगंगा कितनी दूर होती है, 2.2 करोड़ से 4 करोड़ प्रकाश वर्ष। तो ये बहुत ही नजदीक है, ये 2.2 या ये सही समझिए कि 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष है बस यहाँ से। तो इसका क्या नाम है, एंड्रोमीडा, ठीक है, एंड्रोमीडा प्रकाश, एंड्रोमीडा आकाशगंगा है। माने अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी से सबसे नजदीक आकाशगंगा कौन से, एंड्रोमीडा। 100 अरब है तो 2 का हमने नाम लिया। एंड्रोमीडा को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, देवयानी, ठीक है, देवयानी। देवयानी आपने कहानी सुना होगा साथियों, देवयानी, शर्मिष्ठा, शुक्राचार्य, बृहस्पति, वृषपर्वा, ययाति, आपने नाम सुना होगा। भारत का सर्वप्रथम राजा जिस वंश में शांतनु हुए, भीष्म पितामह हुए, कौरव पांडव हुए, ययाति राजा, और ययाति से शादी हुई थी देवयानी की, ठीक है, जिनके पिता शुक्राचार्य जी थे, जो मृत संजीवनी विद्या जानते थे,
और राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, और बृहस्पति जी देवताओं के गुरु थे। दोनों ब्राह्मण थे, शुक्राचार्य और बृहस्पति, लेकिन दोनों में तनी तना हुआ तो एक लोग राक्षस के गुरु बन गए और एक लोग देवता के। लेकिन इनके पास इनके पिताजी जो थे, देवयानी के पिता माने शुक्राचार्य जी, उनको मृत संजीवनी विद्या आती थी। फिर कैसे कैसे देवासुर संग्राम हो, बड़ी अच्छी कहानी है। ठीक है, यहाँ बताने का मतलब नहीं है, बस ये जानिए कि देवयानी एंड्रोमीडा यानी लगभग 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष, जानते हैं आप लोग, एक वर्ष में प्रकाश की दूरी जितना चली जाती है ना, हम लोग प्रकाश वर्ष बोलते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? कितना किलोमीटर होता है एक वर्ष का? ये जो जैसे हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं कॉस्मॉस ईयर, चलिए बोलिए कॉस्मॉस ईयर क्या होता है? ठीक है, माने कॉस्मिक ईयर या कॉस्मॉस ईयर, कॉस्मिक, चलिए कॉस्मिक ईयर, एक नक्षत्र वर्ष कितना होता है? लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, एक नक्षत्र वर्ष में होता है। ठीक है, एक कॉस्मिक ईयर में होता है वो करोड़ वर्ष। ठीक, छोटी छोटी चीजें, इसमें 200 मिलियन वर्ष माने 20 करोड़ भी उसको अगर मान सकते हैं आप, तो वही आपका रेशियो 20 से 25 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष में कितने साल होते हैं? अब ध्यान दीजिए कि कितनी दूरी है, एक प्रकाश वर्ष कितने दूरी बराबर होता है, साल छोड़िए। तो यहाँ पर कितना दूरी है इस हमारे मंदाकिनी से? लगभग 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष। कौन सा? एंड्रोमीडा। यद्यपि हमसे ये बड़ा है, काफी बड़ा है, काफी बड़ा है, हमारी आकाशगंगा से ये काफी बड़ा है। ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना कौन सा है? हमको अपनी आकाशगंगा पढ़ना है। अपना चाम सबसे प्यारा, अपना पुत्र सबसे प्यारा, चाहे जितनी गलतियां कर ले, है कि नहीं? तो ये सौरमंडल हो गया। चलिए इसको फिर से बनाते हैं। बहुत बड़ा क्लास हो जा रहा है मुझे लग रहा है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है कि आपको मजा आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है 2 घंटे क्लास हो जाए, लेकिन सीमा नहीं होगी उतना कैमरे की। चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया और इधर ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं सूर्य को। चलिए दूसरी भुजा पर सूर्य को ले लिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर जगह पर ये बिल्कुल भ्रूण तारे, ये यंग तारों पर। अब देखिए यहाँ से हिसाब से ये आ रहा है, लेकिन इधर के हिसाब से दूसरा इधर आ रहा है ये। तो हमारा सौरमंडल के नज़दीक जो हमारा है, माने हमारा जो ये पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, और इसके चारों तरफ कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा है, ये चंद्रमा माने पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले को हम लोग चंद्रमा कहते हैं। हमारा एक ही उपग्रह है। ठीक, एक ही उपग्रह ये, तो यही इसी हमको पढ़ना है, सौरमंडल को पढ़ना है। ठीक है, तो पृथ्वी कैसे चक्कर लगा रही है? एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगा रही है। किसका? सूर्य का। 12 सालों में चक्कर लगाती है। ठीक है, दूसरी बात कि जो यहां पर मैंने बताया तारों का ये गुच्छा, जो तारों का जो गुच्छा है, अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये तारे हैं, फिर यहाँ पर ये तारे हैं, यहाँ पर पूरा अरबों खरबों तारे हैं। इस तारों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? राशि या तारामंडल। ठीक है, तारामंडल। ठीक है, अब इसको हम लोग कहेंगे अच्छा, तारों के समूह को राशि बोलते हैं। जी हाँ, तारों के समूह को राशि बोलते हैं। और कितनी राशियां हैं? कहीं कहीं 88 मिलता है, कहीं की 89। तो पूरे हमारे मंदाकिनी में 88 राशियां हैं, 88 बड़े बड़े तारों के समूह हैं। लेकिन हमको हमारे जो सौरमंडल से जो नजदीक है, जो हमारे पृथ्वी पर प्रभाव डालते हैं, जो सूर्य पर प्रभाव डालते हैं, ऐसे तारों के गुच्छे, तारों का गुच्छा ही क्या है? राशि है। ऐसे तारों के गुच्छे सिर्फ 12 है। ठीक है, 12 राशियां हैं। ठीक, अभी हम उसको पढ़ते हैं। तो राशि है, तारामंडल है। तारामंडल कितने हो गए? 88, हर जगह 88 ही मिलता है, लेकिन कहीं कहीं 89 का भी जिक्र आ जाता है। तो मैंने बता दिया कि आपके इस मंदाकिनी में, आपके इस दुग्ध मेखला में, ध्यान दीजिएगा, कितने तारामंडल हैं, कितने राशियां हैं? 88 राशियां माने तारों का समूह, जिसको हम लोग अगर देखा जाए तो बोलेंगे छोटे छोटे तारों का समूह हो जाएगा, कॉन्स्टेलेशन, नक्षत्र हो जाएगा। वही चीज वो भी है, नक्षत्र भी तारों का समूह ही होता है, लेकिन थोड़ा छोटे तारों का समूह होता है, माने छोटा ग्रुप होता है। राशि थोड़ा बड़ा ग्रुप होता है। ठीक, बड़ा ग्रुप होता है। अभी हम लोग देखते हैं। और दूसरी बात जो दुग्ध मेखला वाली बात कि पृथ्वी पर
पृथ्वी पर से जो भाग हमको टिमटिमाते हुए रात में दिखाई देते हैं वो दूध की तरह दिखाई देते हैं, हम लोग उसको दुग्ध मेखला कहते हैं। लेकिन पूरे को आप दुग्ध मेखला नहीं कह सकते हैं, पूरा क्या है हमारी मंदाकिनी है। ठीक है, अब इसको बड़े में देखते हैं, हम लोग राशि को देखते हैं। तो राशि माने तारामंडल, तारामंडल। ठीक है, जैसे मान के चलिए, अब देखिए आपका ये और ये ठीक है। यहां पर क्या है, सूर्य है, ये सूर्य है। ठीक, सूर्य। इसके बगल में क्या है, इसके बगल में लगभग यह है ध्रुव तारा। ठीक है, ध्रुव तारा। थोड़ा थोड़ा इसकी हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। ध्रुव तारा कितना दूर है, 700 मिलियन। ठीक है, 700 मिलियन क्या है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, 700 मिलियन प्रकाश वर्ष, 700। ठीक, यहां पर है, अब यह है साइरस डॉग स्टार। ठीक है, डॉग स्टार ये भी एक तारा है, डॉग स्टार। यहां पर क्या है, ओरियन नेबुला। ठीक है, ओरियन नेबुला, हालांकि मैंने थोड़ा दूर बना दिया। ओरियन नेबुला यह है 1344 प्रकाश वर्ष, मात्र 1344 प्रकाश वर्ष। ठीक है, और यहां पर यह प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये मात्र 4.2 प्रकाश वर्ष है। ठीक है, 4.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, मात्र 4. माने अगर तारों को देखिए, ये सब तारा ही है, केवल इसको छोड़ के सब तारा ही है। ये ध्रुव तारा है, ये साइरस डॉग स्टार है। ठीक है, और चलिए ध्रुव तारा को हम लोग अभी पढ़ेंगे। उर्सा माइनस और उर्सा, या उर्सा माइनर और उर्सा मेजर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्रुव तारा देखिए उत्तर में है, बिल्कुल सूर्य के उत्तर में पड़ता है ये। ठीक, ये सारी चीजें घूम रही है, सारी चीजें धीरे धीरे घूम रही है। सूर्य को आज हम लोग स्थिर मान रहे हैं, ध्रुव तारा भी हमारा स्थिर मान रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे घूम रहे। ठीक है, 25 करोड़ साल में यह सूर्य जो है पूरे मंदाकिनी का एक चक्कर लगाता है। वही 20 से 25 करोड़ साल, अभी जो हमने बताया था। ठीक है, 20 से 25 करोड़ साल में यह अपने अक्ष पर एक बार घूम जाते, माने सूर्य भी किसका चक्कर लगा लेता है, मंदाकिनी का। ठीक है, हाँ, सूर्य एक जगह स्थिर नहीं है, वो भी चक्कर लगा रहा है। बस जान के चलिए कि हमारा मॉस्किटो कॉइल है, घूम रहा है, उसी पर जितने लोग बैठे हैं, उसी पर जितने बल्ब लगे हुए हैं, चाइनीज बल्ब कहिए, कुछ भी बल्ब लगा दिए आप लोग, और वो घूम रहा है। वो अपने पर भी घूम रहा है और इस पर भी बैठे बैठे घूम रहा है, चक्कर ही घूम रही है। ठीक है, तो ये हो गया साइरस डॉग स्टार, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और एंड्रोमेडा को हमने पढ़ ही लिया। ठीक है, ओरियन नेबुला हो गया। तो अब ध्रुव तारा, ध्रुव तारा कैसे पता हमारा, एकदम बिल्कुल लगभग देखिए हमारी पृथ्वी ये है, पृथ्वी के इधर क्या होता है, उत्तरी ध्रुव, इधर होता है दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो एकदम इसके ठीक ऊपर रहता है ये, ठीक एकदम 90 अंश के कोण पर रहता है क्या, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा कहाँ होता है साथियों, उत्तर में। और अगर न मिलता हो तो थोड़ा सा आप लोग 2 चीज़ और जान लीजिए, उसके बारे में समझ जाएंगे। एक होता है उर्सा मेजर और एक होता है उर्सा माइनर। ठीक है, उर्सा माइनर आपने शायद नाम सुना होगा, उर्सा मेजर और उर्सा माइनर। आप जब भी छत पर बैठते हैं, ठीक है, आप जब भी छत पर बैठते हैं और तारों के समूह को देखते हैं, बचपन में तो हम लोग खूब देखते थे। आज तो जिंदगी की इस भागा धापी में, है ना, भागदौड़ में हमको नहीं समय देखने का, लेकिन फिर भी जब आप उत्तर में देखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा, ऐसे ऐसे तारे बचपन में हम लोग बहुत देखते थे ये। ठीक है, सप्तर्षि तारा, और एक जगह इधर दिखाई देता है सीधा सीधे, ये भी ऐसे। इसको तो मैं आज भी पकड़ सकता हूं, गजब का दिखाई देता है, लेकिन ये घूमते रहते हैं, बट ये नहीं घूमता है,
घूमते घूमते करोड़ों साल लगेगा, तब तक हम लोग पता नहीं कहाँ रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर में ही दिखेगा। जब भी आप अपने छत पर बैठें, आज ही बैठेगा प्रैक्टिकल रूप में, अगर बादल वाला नहीं है तो बैठेगा उत्तर में, उत्तर में देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सप्तर्षि तारा जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग बृहद, माने उर्सा मेजर, मेजर माने बड़ा होता है, माने में छोटा होता है, ठीक है। ये बृहद सप्तर्षि है, सप्तर्षि, और ये लघु सप्तर्षि है, ठीक है। बृहद सप्तर्षि तारा और ये लघु सप्तर्षि तारा, ठीक। इसको हम लोग बिग बियर भी बोलते हैं। बिग बियर माने बड़ा भालू की तरह। अगर इसको आप ना, चूंकि तारों का आकार है, अब इसको आप अगर आकार बनाएंगे तो पता नहीं, अब मैं नहीं बना पाऊंगा, आर्टिस्ट नहीं हूं, लेकिन फिर ये बड़े भालू की तरह आ जाएगा और ये छोटे भालू की तरह। दो दो सप्तर्षि तारा है, ठीक है। सप्तर्षि में 7 ऋषियों का जिक्र आता है, उसमें गौतम ऋषि भी हैं, वशिष्ठ भी हैं, उसमें विश्वामित्र भी हैं, 7 जिक्र आता है। जमदग्नि भी आते हैं, परशुराम के पिता भी। फिलहाल मैं यहाँ ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा रहा हूँ, न तो मुझे मालूम है, न तो ज्योतिष का बिल्कुल ABCD मालूम है। हम लोग एक शिक्षा और शिक्षक के तौर पर थोड़ा बहुत जानकारी दे रहे हैं, जो थोड़ी बहुत है ना ज्योतिषाचार्य होंगे हमारे ग्रुप में, माफ करिएगा, मैं ज्योतिष बिल्कुल नहीं जानता। बृहद सप्तर्षि है ना। तो अब देखिए, उर्षा माइनर जो लघु वाला है, इसकी 3 डंडियां ये ऐसे इधर के होती हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे इसके पूंछ की तरफ यहां पर ध्रुव तारा है, और ये देखिए ऐसे ऐसे, और ये इस टाइप का आकार बना रहा है, और ये उल्टा आकार बना रहा है, ठीक है। तो इसके भी, इसके पूंछ की तरफ और इसके मुंह की तरफ, ठीक है, दोनों को देखेंगे सीधे अगर उत्तर में, तो वहीं पर ध्रुव तारा दिखाई देगा। और ये बदलता रहेगा, रोज आप देखेंगे इसकी दूरी, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है तो ये लगेगा कि बदल रहा है, पर ये वहीं रहेगा, जहां पर आप देखेंगे वहीं रहेगा ध्रुव तारा। ध्यान दीजिएगा, पोलिस स्टार ध्रुव तारा वहीं रहेगा। ये पृथ्वी से कितना दूर है? 700 मिलियन प्रकाश वर्ष है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। सोचिए, एक तारा 13 लाख गुना बड़ा है, तो ध्रुव तारा है वो। ध्रुव, याद करिए, ध्रुव वो तानपाद के पुत्र, जाने दिए, छोड़िए वो सब छोड़िए। तो उर्सा मेजर और उर्सा माइनर, ठीक। हम लोग तारों को आज आप देखिएगा जरूर। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ध्यान दीजिएगा, सबसे नजदीक का तारा है, सबसे नजदीक का तारा है, ठीक। सबसे नजदीक तारा है किसके? मात्र 4.2 प्रकाश वर्ष, है नहीं, 4.2 मिलियन प्रकाश वर्ष, जो भी कहिए। तो यहां पर सबसे नजदीक तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, सबसे नजदीक। और ये ओरियन नेबुला क्या है? नेबुला साथियों, नेबुला ये गैस का, ठीक है, एक बादल बन जाता है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम और धूल के कण ये मिल करके, या ये कहिए कि तारे जब अपनी पुरानी अवस्था में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बिल्कुल बच्चे हैं, फिर घूमते घूमते यहाँ पर यंग हुए, फिर यहाँ घूमते घूमते एकदम बूढ़े हो गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने बताया था ब्लैक होल, ठीक, बीच में एकदम ब्लैक होल है। तो यहाँ पर सिस्टम आप समझ जाइए, छोटा सा है ना। अभी मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो नेबुला जो होता है वह तारों का अंतिम भाग होता है। मान के चलिए उसको खत्म होना है, धीरे धीरे आप भागेंगे कहाँ? ब्लैक होल की तरफ। लेकिन उसी नेबुला से फिर नए तारों का जन्म होता है। तो नेबुला में होता क्या है? हाइड्रोजन गैस, चूंकि किसी भी तारे की ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन 71% होता है, हीलियम 26.5% होता है। तो हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, एक दिन सब कुछ डिस्टर्ब होता है, उसी से ज्वाला निकलते हो, विस्फोट होता है, सुपरनोवा, मतलब बहुत सी चीजें हैं। लास्ट में ये क्या हो जाता है? लगभग नेबुला, माने उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निहारिका, ठीक है। तो नेबुला क्या है? गैसों का और धूल कण, जो धूल के कण यहां से जा रहे हैं अंतरिक्ष में, उनका गुच्छा है, उनका एक बादल बन जाता है। और हमारे पृथ्वी के सबसे नजदीक, देखिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक अगर कोई, या सबसे चमकीला है, चूंकि सबसे नजदीक है और एकदम अंदर से भभक रहा है, बुझने वाला है ना। दीपक को जब बुझना होता है बड़ा तेज भभकता है, तो एकदम लाल हुआ है, तो चमक भी रहा है, चमक रहा है, माने अब बुझने वाला, उसका अंतिम अवस्था आ गया है, वहां से नई पैदाइश होगी। जब तक पुरानी चीजें सड़ेंगी नहीं, जूता आपका पुराना होकर मरेगा नहीं, तब तक घर वाले नया लाएंगे नहीं, या है ना। आज परिस्थिति बदल चुकी है,
पहले यही होता था, जब नहीं फटता था तो ये होता कि फाड़ो जल्दी से, नहीं नया नहीं आने वाला है। ठीक है, तो नेबुला, ओरियन नेबुला, ये इसका और नाम है साथियों, बताइए। M42 भी नाम है इसका, M42 ओरियन नेबुला। चलिए इसका इतना नाम है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उत्तर में क्या है, ध्रुव तारा सबसे चमकीला तारा, ध्यान दीजिएगा, सबसे चमकीला तारा ये है। तो यहां पर इससे कौन सा सवाल बनता है, सबसे नजदीक नेबुला ओरियन नेबुला है, लेकिन पूरे यहां का, पूरे आपके मंदाकिनी का सबसे चमकीला भाग क्या है, ओरियन नेबुला। बहुत चमक रहा है क्योंकि अपने अंतिम अवस्था में आ चुका है। ठीक है, ओरियन नेबुला सबसे चमकीला भाग है ये। ठीक, सबसे नजदीक का तारा कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सबसे नजदीक का आकाशमंडल कौन था, वो था एंड्रोमीडा, मैंने देवयानी। ठीक, सबसे चमकता हुआ तारा कौन है, साइरस डार्क स्टार। ठीक है, और एक इसमें कुछ और शायद दिमाग में नहीं आ रहा है जो सवाल बनते हैं। ठीक है, अभी हम लोग बंद नहीं करेंगे, ये तो छोटी चीज हो गई। ठीक, अभी तो हम लोग असली चीज पढ़ेंगे, राशि। ठीक है, राशि माने ताराओं का समूह। चलिए फिर से देखते हैं ये। ठीक है, और ये ठीक घूम रहा है, ये घूर्णन कर रहा है, किधर से किधर, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहां पर सूर्य हो गया। ठीक है, अब यहां पर सूर्य हो गया, और कितने तारामंडल हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर तारामंडल, ये भी तारा है, सूर्य भी एक तारा है। यहां पर 88 तारामंडल है, लेकिन ये हमारे सौर मंडल पर कोई प्रभाव नहीं डालते, इसलिए हमको इसको नहीं पढ़ना। हमको तो सिर्फ पृथ्वी को, बुध को, शुक्र को, ये वो चंद्रमा को, यही से पढ़ना है। हमारा सौर मंडल तो इतने में ही है। ठीक है, सौर मंडल को तो बाद में पढ़ेंगे, तो सब भूमिका है सौर मंडल का। ये तो सौर मंडल के बब्बा, चचा, नन्ना, कक्का, आजी, है ना, बुढ़वा बुढ़िया को पढ़ रहे हैं, अभी तो हम लोग इसको पढ़ना बाकी है। तो यहां पर चूंकि अगर इसको सीधे आएंगे तो एक आदमी जब पूरा घूम जाता है तो वो 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, 360 डिग्री। तो इसको घूमने में, पृथ्वी चक्कर लगा रहे इसका कितने में, एक साल में। एक साल में पूरा इसका चक्कर लगा रहे, कितना, 360। तो 360 में कितने महीने में लगा रहे चक्कर, 12 में, तो कितना होगा, 12 3 36, 30, माने 30 डिग्री का एक भाग अगर आप बनाते हो तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर 30 डिग्री का एक भाग बनाते हो तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 और 6, ठीक, ये हो गया। माने 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 3 36, माने 360 डिग्री। 360 डिग्री माने पूरा एक तरफ से रोटेट हो जाना, घूम जाना पूरा। माने 12 भागों में इसका मतलब पृथ्वी जो है, देखिए ये सूर्य है, हमने इसको मान लिया ये सूर्य, बिल्कुल सिंपल भाषा में सूर्य बीच में है, पृथ्वी यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जा रही है, ठीक है, सब जा रही है। दूसरी बात, अब कहोगे सर ये 12 क्या है, ये 12 राशियां हैं। हमने अभी बताया कि 88 राशियां हैं, लेकिन इन्हीं 12 राशियों का हमारे पृथ्वी पर, हमारे सौरमंडल पर असर होता है, जिसकी वजह से हमको इसको पढ़ना है। राशि माने तारों का बड़ा गुच्छा, और नक्षत्र माने तारों का छोटा गुच्छा, ठीक है, तारों का छोटा गुच्छा अपने भाषा में। अब देखिए, मान के चलिए ये हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, तो ये 12 राशियों में बंट गया। 12 राशियों में चलो हम लोग देख लेते हैं, अगर मुझे जो थोड़ा बहुत याद है लिख देता हूं। वृष, मेष, ठीक है, कर्क, मकर, धनु, मीन, तुला, कुंभ, सिंह, कन्या, मिथुन और वृश्चिक। जी हाँ, चलिए धन्यवाद माँ सरस्वती। 12 राशियों के नाम, ठीक है, हम लोगों को बचपन में रटाया गया था और साथ दिया। चलिए, तो ये 12 राशियों में बटा हुआ है। अब कहोगे राशि क्या है ये, क्यों राशि ऐसा है। अब ये कर्क जो है ना, कर्क मान लीजिए, छोड़िए, मेष माने भेड़ा होता है। अब जैसे मान लीजिए भेड़ा का आकार आपने ये बनाया, ठीक है,
ये बनाया, अब ये आपने ये बनाया भेड़ा का आकार, तो इसी आकार का तारों का ग्रुप है, तारों का ग्रुप है, उसके आधार पर जैसे लगता है देखने में भेड़ा लग रहा है। अब देखिए मकर माने मगरमच्छ की तरह ऐसे तारे हैं, मगरमच्छ लग रहा है। धनु धनुष की तरह है, ठीक है। ये क्या मीन मछली की तरह तारे हैं, मछली की तरह तारों का बंडल है। तो उसी आधार पर हम लोग इसका नाम रखें राशि, ठीक है। तो एक राशि में अब मतलब अब देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी यहां पर एक महीने रहती है, एक महीने यहाँ, एक महीने यहाँ, एक महीने यहाँ, यहाँ नहीं 12 महीने हर राशि में आते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जिस राशि में जन्म लेते हैं उसका कोई न कोई असर होता है, ठीक है। पंडित जी और जितने लोग कुंडली बनाते हैं या सब कुछ बनाते हैं इसी के आधार पर सब बनाते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चले मेरा मीन राशि है, मीन है ना, पंकज से तो कन्या राशि आएगा प से, लेकिन अगर मेरा नाम देवराज, देवराज माने राशि नेम, तो उससे आएगा मीन, आएगा मीन माने मछली, ठीक है, मछली। अब मान के चले मेरा जन्म 8 सितंबर को, तो सितंबर महीने में ये आ रहा है, सितंबर, ठीक है, सितंबर। दिक्कत ये है कि अगर सितंबर में जन्म हो रहा है, पृथ्वी यहां पर है, पृथ्वी यहां पर है, ठीक, और पृथ्वी सूर्य के सामने है, सूर्य इधर है, तो जिधर सामने रहेगा उधर दिन रहेगा। तो यहां पर तो दिन हो गया, यहां पर मेरी पैदाइश हुई, दिन में मान लीजिए पैदा हुआ, और इधर तो रात है, चूंकि इधर पृथ्वी की इधर प्रकाश तो है नहीं। और जो तारों का देखिए, जब ग्रहों का असर होता है, सूर्य भी एक तारा है, सूर्य हमारे ऊपर प्रभाव डालता क्या, विटामिन डी का, हमको अल्ट्रावायलेट किरणें देता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं, हमको जब फायदा मिल रहा है, इसका मतलब हर तारों में कोई ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है, कोई चीज ऊर्जा है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि ग्रह प्रभाव, नक्षत्र प्रभाव, राशि प्रभाव अच्छा या बुरा। इसका मतलब देखिए इधर ये हमारा सूर्य हो गया, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। और सूर्य पृथ्वी के इस हिस्से में, मान लीजिए मैं यहां पैदा होता हूं दिन में, और इधर जो है तारों का समूह जो है वो उतना असर नहीं डाल पा रहा है, क्योंकि पृथ्वी की इधर मेरा हूं, तो ठीक है, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता तारों का। लेकिन मेरा इधर अगर रात में जन्म हो रहा है, रात इधर कैसे है, इधर रात है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इधर नहीं मिल रहा है, रात यहाँ है, यहाँ पे दिन है। देखिए सूर्य के सामने दिन रहेगा, सूर्य के पीछे रात रहेगी, तो रात में अगर मेरा हो रहा है, तो इधर जो तारे हैं, जो मीन जो तारे हैं, उसका कुछ न कुछ प्रभाव होगा। उसी आधार पर लोग नक्षत्र बनाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रभाव होगा। करी तारों का कोई ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी होता ही है, हर ग्रह उपग्रह का उसी हिसाब से बनाते हैं वो लोग, कुंडली और सब कुछ बनाते हैं, ठीक। उसमें आडंबर घुसेड़ के लोगों ने बर्बाद कर दिया, लेकिन ये तो विज्ञान तो है ही। अब आप कहोगे नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र भी तारों का समूह होता है, लेकिन एक राशि में 3 नक्षत्र आएंगे, 3 क्या 2.25 आ जाएंगे। देखिए 27 नक्षत्र होते हैं। अब कहेंगे 27 ही क्यों ऐसा हुआ, ठीक है, 27 चूंकि चंद्रमा की गति पर भी आधारित है, चंद्रमा 27-28 दिन में अपनी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो उसे तो 27, इसका मतलब जैसे मान के चलिए ये एक तारों का समूह है, ठीक है। अब इसी में ये एक तारा है और ये दूसरा तारा है, और छोटा सा 2.25, जब 2.25 करेंगे 12 गुणे 2.25, तब जाके कितना आएगा, 12 दूनी 24, 27 आ जाएगा। माने एक राशि में 2.25 नक्षत्र होंगे। नक्षत्र भी तारों का समूह, लेकिन छोटा है, समझ जाइए। आपका ये तारों का समूह राशि हो गया, और इधर एक हो गया, इधर ये एक नक्षत्र है, ये हो गया 2 नक्षत्र, ये हो गया 2.25, माने 3 नक्षत्र हो गए एक राशि में, ठीक। अब नक्षत्रों के नाम आपको आई थिंक पता होगा ना, कुछ नक्षत्र का नाम तो आप जानते ही होंगे, जैसे मान लीजिए मृगशिरा नक्षत्र है ना, मघा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, ठीक है, रोहिणी नक्षत्र, ठीक है, और क्या नाम है, मूल नक्षत्र, ठीक है। आपने देखा होगा मूल नक्षत्र माने मूल, जो मुरहा होते हैं, मूर पैदा होते हैं, ठीक है। और पूर्व साढ़ा माने पूर्व आषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा है ना, पूर्व भाद्रपद, ठीक है, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद, ठीक, और पूर्व फाल्गुनी, ठीक, उत्तर फाल्गुनी, ये सब हमारी
अब इसका नाम तो आपने सुना होगा, स्वाति नक्षत्र की बूंदों को पाने के लिए जो चकवा पक्षी होता है ना, चकवा चक्रवाक पक्षी, वो सैकड़ों साल तक इंतजार करता है स्वाति नक्षत्र की, वो इतनी बूंद से इतना प्रेम करता है, उस पर कितनी कविताएं लिखी गई हैं। मघा, मघा का जो सिंबल होता है, हल होता है, मघा कहाँ गया, मघा, मघा नक्षत्र कहते हैं ना, मघा नक्षत्र बारिश, ये वो माने मौसम संबंधित है। मृगशिरा है ना, रेवती, रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे। ठीक, कहा जाता है कि बड़ा प्रेम का ये होता है। अब इस पर मैं कॉमेडी करना चाहूँ, अभी इतना लंबा हो गया कि इस पर बहुत है। तो रोहिणी नक्षत्र है, तो इस प्रकार के माने एक राशि में 2.25 नक्षत्र आ रहे हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक हमने रोहिणी बना दिया, रोहिणी नक्षत्र, इधर हमने चित्रा बना दिया, चित्रा नक्षत्र, ठीक है, चित्रा बना दिया, हाँ चित्रा, चित्रा नक्षत्र। और एक यहाँ पर छोटा सा, अब चूंकि ये पूरा इधर होगा लेकिन यहाँ तक चला जाएगा, तो एक 2.25 यहाँ पर हमने मृगशिरा बना दिया। 3 नक्षत्र, 3 तारों का समूह आएगा, 2.25 तारों का समूह आएगा। 3 माने संख्या में 3 हो रहे हैं, लेकिन वैसे 2.25 एक राशि में, ठीक है, वही है, वही तारों गुच्छा, बस उसको अलग अलग बांट दिया गया। बस आप समझिए, ये तारा है, एक ये, 2 ये और ये 1.25, बस हो गया। तो ये पूरा मिला के राशि है और इतना मिला के नक्षत्र है। ठीक, अब उसको आप अलग अलग कर सकते हैं कि बड़ा तारों का ग्रुप है तो होगा राशि, लेकिन उसी में एक छोटा तारा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, ये हो गया हमारा नक्षत्र। उसको अलग अलग भी कर सकते हैं, कुल मिलाकर वही है। तो पृथ्वी 1 महीने इस राशि में रहेगी, 1 महीने इस राशि में, 1 महीने इस राशि में, इस महीने इसमें। अब आपका किस राशि में जन्म हुआ है, ठीक है, किस राशि में जन्म हुआ, उसी आधार पर वो सब दुनिया भर का कल्पना किया जाता है, बनाया जाता है, साइंटिफिक रीजन बताया जाता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और हजारों लाखों लोगों पर अध्ययन किया हुआ है कि अगर मिथुन राशि में पैदा होते हैं तो दिन में पैदा होते हैं तो कैसा बच्चा हो रहा है, तो हजारों लाखों लोगों पर शोध करते हैं, फिर ये पता करते हैं कैसा बच्चा हो रहा है, ठीक है, उसी आधार पर वो बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, मिथुन राशि में दिन में पैदा होने वाला बच्चा ऐसा होता है, और फिर राशि होता है। झूठ सही थोड़ा सा होता है, क्योंकि करोड़ों लोग हैं, सबका कैलकुलेशन सही तो नहीं होगा, सबके ऊपर एक ही फार्मूला तो लागू नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी होगी राशि। और ये तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही है हमारा जो ये बन रहा है, ये हमारी राशि बन रही है, ठीक है। ये हमारा 12 राशियां और 27 नक्षत्र, इसी में पृथ्वी की गति से संबंधित है ये, ठीक। पृथ्वी इधर रह रही है, इधर रह रही है, इधर रह रहा है, 12 एक उसमें, 1 महीने कितने, 1 महीने इसमें, 1 महीने इसमें, ऐसे करके पूरी राशियों का 12 राशियों का चक्कर लगाते कितने, 1 साल में, ठीक है, 1 साल में सूर्य का, ठीक। तो सूर्य और चंद्रमा की गति से संबंधित है कौन सा, हमारा नक्षत्र और राशि, ठीक। ये छोटी सी चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मेरे ख्याल से काफी लंबा हो गया, क्या बताऊं, छोटा करते करते लंबा हो गया, ठीक है। 27 के मामले में एक और कहानी मिलती है कि राजा दक्ष, याद करिए आपने, वही दक्ष की पुत्री सती, याद करिए, जिनसे, है ना, अगर थोड़ा बहुत कहानी किस्सों में इंटरेस्ट है और आध्यात्म में रुचि है, धार्मिक है, उससे नहीं मतलब है, लेकिन थोड़ा बहुत कि दक्ष भगवान शंकर से बड़ी घृणा करते थे, ठीक है। उन्होंने अपने जब स्वयंवर में, अपने बच्ची के स्वयंवर में, या ये कहिए कि जो कनखल जगह है हरिद्वार में, मैं तो वहाँ गया हूँ, कनखल में एक उन्होंने यज्ञ करवाया जहाँ पर अपनी पुत्री जिसकी शादी हुई थी भोलेनाथ की इच्छा का, दोनों को निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन बिटिया क्रोधित हो गई। बिटिया आती हैं और वहाँ पर तांडव मचाते हैं और वहीं पर सती हो जाती हैं क्रोध में कि आपने मेरे पति को निमंत्रण नहीं दिया, जबकि वो आपके जमाता थे, दामाद थे। शंकर भोलेनाथ आते हैं और पूरे यज्ञ को भ्रष्ट कर देते हैं, पूरा तहस नहस कर देते हैं, क्योंकि उनकी पत्नी सती हो गई थी। तो फिर उसके बाद कैसे कैसे फिर बकरे का मुंडा मुंडी ये सब छोड़िए। लेकिन इसी राजा दक्ष के 27, बहुत सी, इनकी 82 कन्या थी। उस दौर में 82 लड़कियां पैदा करते थे, पता नहीं कैसे भाई। तो 27 पुत्रियां थीं। 27 पुत्रियों की शादी किससे हो गई, चंद्रमा से हो गई। और 27 पुत्रियों में वही जो अभी मैंने नाम लिखा, वही 27 पुत्रियों का नाम था, मृगशिरा, चित्रा, मघा। तो इसमें सबसे ज्यादा ये प्यार करते थे रोहिणी से। कौन, चंद्रमा सबसे ज्यादा रोहिणी से प्यार करते थे और 26 को बिल्कुल नहीं मानते थे। कभी उनके पास 2 शब्द मीठे बोलने के लिए भी नहीं आते थे। तो उन लोगों ने शिकायत किया पिताजी से, दक्ष तो है कोई ही क्रोधी आदमी। इन्होंने कहा कि जा, जिस सुंदरता पर तुम्हें घमंड है तुम काला हो जा। ये काला हो गए, एकदम काला हो गए, सफेद से काला हो गए। तब इन्होंने भोलेनाथ की आराधना किया। भोलेनाथ ने कहा चल भाई, तो 15 दिन काला रहा है, 15 दिन गोरा रहा है, पूर्णिमा अमावस्या, ठीक है। ये पौराणिक कहानी है,
आप मानिए न मानिए, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये भी 27 नक्षत्र और 12 राशियों का जिक्र आता है। ठीक, मेरे ख्याल से अब आपका हमारा कैमरा इजाज़त नहीं देगा, नहीं तो मेरा तो मन कर रहा भी लंबा चौड़ा चले, देखते हैं जब तक चलेगा। अगर अपने से बंद हो जाता है तो क्षमा चाहूँगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा सूर्य पर आते हैं। ये तो हमने देख लिया, हमारा एक मंदाकिनी हमारी है ना, काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से आपको जानकारी हो गई होगी। अब देखते हैं सूर्य जो होता है, सूर्य का जो सिस्टम है, ये सूर्य के बारे में आप देखेंगे अगले भाग में कि पृथ्वी से कितना बड़ा है ये, पृथ्वी से कितना बड़ा है, पृथ्वी की त्रिज्या से कितना बड़ा है, पृथ्वी के घनत्व से कितना बड़ा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितना बड़ा है, ये है ना, पृथ्वी से तुलना करेंगे क्योंकि उसी से तुलना करना है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। सबने सुना होगा और मेरे ख्याल से इसको हजारों बार आपने देखा भी होगा, पेपर में आ चुका है। नाभिकीय संलयन, ध्यान दीजिएगा, जब परिवार टूटने से, नाभिकीय विखंडन से परमाणु बम बनता है, तो नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन बम बनता है। तो परिवार मिलता है तो हाइड्रोजन बम बनता है, बिखरता है तो परमाणु बम बनता है। तो सोचिए, परमाणु बम जब इतना शक्तिशाली 1945 में जब छोटा सा गिरा 1 किलोवाट, 1 किलो का 1 किलो टन का, तो इतना बड़ा विस्फोट हुआ, हिरोशिमा नागासाकी बह गया। तो कल्पना करिए, हाइड्रोजन बम जब पूरा परिवार मिल जा रहा है, हाइड्रोजन बम अगर फूट जाए तो क्या हाल होगा? सोचिए कितनी ताकत है इसमें, नाभिकीय संलयन में कितनी ऊर्जा है। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है ना, इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो इसकी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। जब संलयन होता है तो यहाँ पर एकदम चमकता है, एकदम लाल आता है ये, और इसको हम लोग बोलते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर, ठीक है, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश मंडल। ठीक है, ये जो सूर्य का जो बाहरी भाग है वो प्रकाश देता रहता है। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं कोरोना। क्या बात है, जितना बचना चाहेंगे उतना भाग है। कोरोना, सूर्य का जो प्रकाश जो हम नंगी आंखों से देख पाते हैं, इसको तो हम लोग बोलते हैं क्रोड। क्रोड को बाद में देखेंगे। ठीक है, कोरोना फटाफट देखते हैं। कोरोना जो है ये बाहरी भाग है और ये हमको दिखाई देता है। ठीक है, इसका टेम्परेचर होता है कितना? अभी मैंने बताया था 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, बाप रे बाप, कितनी बड़ी। तो इसमें कुछ खासियत होती है। इसमें होता क्या है कि जब नाभिकीय संलयन होता है, जब हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तित होता रहता है, तो यहां पर है ना, ये सौर ज्वालाएं निकलती हैं। ठीक है, खूब ज्वाला। अब आपको पता है, जब आप भट्ठी जला रहे हो और उसमें आप खूब लगा रहे हो, आपने लोहा पीटने वाला भट्ठी देखा होगा, जब आप धौंक रहे हो तो खूब ज्वाला निकलती है। तो यहाँ पर भी जब ऊर्जा हो रहा है तो ज्वाला निकल रही है। ठीक है, खूब ज्वाला निकल रही है, ये सौर ज्वाला निकल रही है। ठीक है, और सौर ज्वाला जब निकलेगी, पक्का है कि जहाँ से निकलेगा वहाँ तो कुछ गड्ढा होगा, कुछ चीज़ें वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ से बन रहा है यहाँ पर निकलती, भबक के निकलती, तो यहाँ पर एक स्पॉट बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं सोलर स्पॉट। ठीक, धब्बा बन जाता है। ठीक, भक से यहाँ से निकला, मान के चलिए एक सेंटर बिंदु हो गया ये इस सूर्य का, जहाँ से सोलर फ्लेम निकला, सोलर फ्लेम, ज्वाला, ये सोलर फ्लेम इसको बोलेंगे हम लोग। फ्लेम माने ज्वाला, सोलर फ्लेम निकलती है। तो जब निकल गया, आग निकल गया वहां से, तो बचा क्या? अब आप मान के चलिए चकरी का सबसे बढ़िया उदाहरण, चकरी जो आप पटाखरी बुलाते हैं दिवाली में, तो चकरी में जब आप जलाते हैं तो तेजी से निकलेगा। के बाद मान लीजिए बड़ा चक्री है और जहां से उसका एनर्जी निकल रहा वहां काला हो गया, बिल्कुल काला हो गया। तो ये काला हो जाता है बिल्कुल, इसको हम लोग ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, सोलर स्पॉट बोलते हैं, काला धब्बा बोलते हैं। ठीक, तो ये चक्री परिवर्तन चलता रहता है। हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा, ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा निकलने के बाद और ये जब सौर ज्वालाएं जब चली जाएंगी कहाँ? अंतरिक्ष में, भाग जाएंगे अंतरिक्ष में, निकलेगा। मान के चलिए चक्री है, बाप का बारा बिल्कुल निकला, उसके बाद कुछ देर बाद वो तो ज्वाला चली गई लेकिन वहां काला हो गया। तो ये काला को हम लोग स्पॉट बोलेंगे, सोलर स्पॉट, माने धब्बा पड़ गया, काला काला ये धब्बा पड़ जाता है। ठीक, तो इसको धब्बा बनने में फिर से 11 वर्ष लगेगा और ये सौर ज्वाला बन कर निकलने में इसको भी 11 वर्ष लगेगा। माने इसको हम लोग बोलते हैं सोलर साइकिल। ठीक है, सोलर साइकिल माने सौर चक्र बोलते हैं। ठीक है, एक सौर चक्र होने में कितने साल लगते हैं? 22 वर्ष लगते हैं। ठीक, मान के चलिए, अब इतना छोटा तो है नहीं, ये हम लोग जितना समझ रहे हैं,
इसको बनने में फ्लेम निकलकर इधर अंतरिक्ष में जाने में 11 साल और ये डब्बा बनने में फिर 11 साल, कुल मिला जुला के 22 साल लगता है एक सोलर चक्र में। ठीक है, और यही सोलर चक्र जब निकल करके, ध्यान दीजिएगा, यही सोलर चक्र यही जो सोलर फ्लेम है, ये जो आग ज्वाला है, निकल के जब पृथ्वी के नजदीक आती है तो पृथ्वी पर तो वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल आपने सबने पढ़ा होगा। चलिए, वायुमंडल ये क्या है? पृथ्वी के ऊपर क्या है? क्षोभ मंडल। ठीक है, इसके अंदर समताप मंडल, इसके ऊपर मध्य मंडल, यहां पर मान लीजिए आयन मंडल। ठीक है, उसके ऊपर वायुमंडल। अब आप कहोगे अच्छा ये है क्या ये चीज? अरे भाई, यह है वायुमंडल है। हमारे पृथ्वी के ऊपर कुछ वायु माने जाल, हवाओं का जाल है जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से चिपका हुआ है। जितनी हवाएं उड़ जाएंगी, गुरुत्वाकर्षण अगर पृथ्वी का समाप्त हो जाए, हवाएं उड़ जाएंगी, हम लोग 1 मिनट में ज्यादा तुरंत मर जाएंगे। यहां कुछ रहेगा ही नहीं, बिल्कुल वैक्यूम हो जाएगा। जैसे कई ग्रहों पर है, हम लोग बिल्कुल तुरंत मर जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब, तो ये देखिए, ये अब उसको लेयर दर लेयर बांट दिया गया है, कौन सी मंडल किधर है, कौन सा उसमें क्या क्या है। तो वायुमंडल है तो क्षोभ मंडल, जैसे मान के चलिए हमारी बारिश हो रही है, फिर कहीं हवाई जहाज उड़ाना तो किस मंडल में उड़ेगा, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये जो आयन मंडल है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जान लीजिए, लगभग चीजें होती हैं जैसे चुंबकी। तो ये जो निकल करके यहाँ पर कभी कभी यहाँ छटक के जब आती है, जो आयन मंडल टकराती है ना पृथ्वी का हमारा वायुमंडल है, ध्यान दीजिएगा, अभी पूरी पृथ्वी है, वहां टकराती तो चिंगारी निकलती है, आवाज मतलब फ्लेम निकलता है। और उस फ्लेम को, पृथ्वी को यहाँ पर उत्तरी ध्रुव में जब फ्लेम निकलेगा तो हम लोग बोलते हैं अरोरा इसको। ठीक है, फ्लेम को बोलेंगे अरोरा। तो 2 नाम है इसका, अरोरा बोरियालिस। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में बोलेंगे अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव में बोलेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिस। अरोरा यानी सूर्य का जब ऊर्जा निकलते समय, जब फ्लेम निकलती हैं, फ्लेम माने सौर ज्वाला निकलती हैं, निकल करके भागती हैं, कुछ अंतरिक्ष में चली जाती हैं, कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल से आकर्षित होकर आती हैं। और यहां पर वायुमंडल के कई परत हैं, जिसमें एक आयन मंडल भी है, हम लोग पढ़ेंगे। उस आयन मंडल से जब टकराती है तो बड़ा जोर चिंगारी फेंकता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब सिस्टम एक दूसरे से टकराते हैं। मान लीजिए चुंबक है तो अब वहां इसमें भी कुछ आग है, इसमें भी आग है, चिंगारी फेंकता है। तो वो यहां पर जब चिंगारी होगा उत्तरी ध्रुव में, तो उसको हम बोलेंगे अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव में होगा अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, अरोरा बोरियालिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो ये हल्का सा हमने देखा, मेरे ख्याल से इतना। चलिए, आज के लिए बहुत है, उसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है। ठीक, एक पहला ये भाग है। कैसा लगा बताइएगा, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया, जहाँ प्रॉब्लम हुआ, कुछ चीज़ें थोड़ा सा बोलते समय खाली होता है कि जल्दी जल्दी कर दो। यही ऑफलाइन क्लास में होता है, मज़ा आ जाता है, क्योंकि हम अपने स्टाइल में पढ़ाते हैं। यहाँ होता है कि हमको पूरा करना है। ठीक है, गलतियाँ जहाँ रही हों, मान लीजिए चलिए जो चीज़ छूट गया वो बताइएगा ज़रूर, मैं उसको दूसरे में पूरा करूँगा, वैसे भी पूरा करूँगा। ठीक है, नमस्कार।